नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। आजकल के वातावरण में खबरें, समाचार इतनी तेजी से आते हैं कि बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे दब जाते हैं। कभी कश्मीर में चुनाव की खबरें, तो कभी हरियाणा में चुनाव की खबरें, कभी तो कंगना रनौत का बयान, कभी कुछ। और ऐसे में पश्चिम बंगाल, जहां पिछले 10 साल से गजब ढाया हुआ है हिंदुओं पर, उसका मामला पीछे की सीट पर चला जाता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या मोदी की निर्ममता से बदहाल हुआ है बंगाल? मोदी मेहरबान तो ममता पहलवान। क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के लिए बांग्लादेश जैसा ही है। हिंसा पर मोदी और अमित शाह की चुप्पी है। क्या इसमें कोई गूढ़ रहस्य है? ममता पर क्यों इतने मेहरबान है मोदी? इन सब विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और फ्रीली फॉरवर्ड करें। वैसे तो मोदी के नाम में अनेक इतने महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो उन्हें नेहरू से भी आगे ले जाती हैं। और इस 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने समाज जन के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई हैं। लेकिन उसमें से हर घर शौचालय और जनधन बैंक के खाते अगर दो को जोड़ लिया जाए तो दो ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए उन्हें अगर नोबेल पुरस्कार भी मिले तो शायद कम है। और भारत रत्न तो वो खुद भी ले सकते हैं, इसकी कोई महत्व भी नहीं है। हालांकि कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री होता, 10 साल तक रहा होता, तो शायद वो इतनी हिम्मत करके, गांधी परिवार का अगर होता तो अपने लिए भारत रत्न की जुगत बना लेता। लेकिन मोदी में शायद इतने गट्स नहीं है। ऐसे बहुत से काम हैं जो मोदी ने पहली बार किए, जो पिछली कांग्रेस की सरकारों ने सोचे भी नहीं। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे स्पेस हैं जहां पर मोदी ने बहुत निराश किया है पूरे देश को। और उसमें पश्चिम बंगाल भी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बहुत ज्यादा निराश किया है मोदी ने। आपने देखा होगा कि हाल में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद निस्संस हत्या कर दी गई। और इसके बाद राज्य सरकार द्वारा दोषियों को किसी भी हद तक जाकर जो बचाने की कोशिश की गई, तो उसमें ममता बनर्जी को तो शायद फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन पूरा देश शर्मसार हुआ। और पूरे विश्व के सामने देश शर्मसार हुआ कि डॉक्टर्स के साथ में ऐसा हो सकता है। 700 से अधिक अराजक तत्वों की भीड़ आरजी मेडिकल कॉलेज पर धावा बोल देती है योजनाबद्ध तरीके से, काम सबूत मिटाने का, घटना स्थल की जो यथास्थिति है उससे छेड़छाड़ करने का, ताकि कोई पकड़ा न जाए। बेशर्मी की नई पटकथा लिखते हुए राज्य की महिला मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी, जो गृह और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ने डॉक्टरों के प्रदर्शन के समानांतर मार्च निकाला और इस जघन्य घटना से व्यथित जनमानस के घावों पर नमक छिड़क दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि कोई राज्य की मुख्यमंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री हो, गृह मंत्री हो, और इतनी जघन्यतम घटना घट जाए और उसके बाद वो स्वयं मार्च निकाले? किसके खिलाफ मार्च? कलकत्ता उच्च न्यायालय को इस निकृष्टतम और घृणास्पद मामले में सरकार और पुलिस की निष्क्रियता को देखते हुए जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपनी पड़ी। राज्यपाल की भी जैसी सक्रियता दिखाई पड़नी चाहिए थी और दूसरे मौकों पर दिखाई पड़ती हुई देखने को नहीं मिली। हो सकता है राज्यपाल भी ममता बनर्जी के खौफ के कारण अब स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य न कर पा रहे हों, क्योंकि अतीत में उनकी सक्रियता को बंद करने के लिए राज्य सरकार ने उनके चरित्र हनन का प्रयास किया। और आपको याद होगा कि महिला के यौन शोषण के मामले में उन्हें फंसाने की पूरी तैयारी की, कोशिश की। हालांकि वो सफल नहीं हो सकी। जिस सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर की घटना के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वे तुरंत आवश्यक कदम उठाए, अन्यथा वे यानी मुख्य न्यायाधीश स्वयं कार्रवाई करेंगे, वही न्यायालय, वही न्यायाधीश, वही सीजेआई कोलकाता की क्रूरतम जो घटना है दरिंदगी की, उसके 11 दिन बाद भी संज्ञान ले पाए। और 11 दिन बाद भी संज्ञान कैसे ले पाए? जब दो अधिवक्ताओं ने उनको पत्र लिखा। उसने दोषियों में संरक्षण में लगी राज्य सरकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई का निर्देश तो नहीं दिया। सर्वोच्च न्यायालय ऐसा करता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो पीड़ित है उनके साथ बिल्कुल मित्रवत व्यवहार कर रहा है, और कई बार ऐसा लगता है कि शायद दोषियों के साथ मित्रवत व्यवहार करता है। और अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के पूरे उपक्रम को अगर ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने
ममता बनर्जी को राहत देने का ही कार्य किया है। हो सकता है केंद्र सरकार राष्ट्रपति लगाने की सोचती, और अब चूंकि मामला सब जुडिस हो गया है, कोर्ट में चल रहा है, तो अब केंद्र सरकार चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती है। और इस तरीके से कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले में केंद्र सरकार के हाथ बांध दिए। हो सकता है कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में सोच भी न रही हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मामले में मोदी सरकार का रवैया बेहद निराशाजनक रहा, कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। पश्चिम बंगाल में सरकार चाहे किसी की भी रही हो, भारतीय संविधान का कभी कोई महत्व नहीं रहा, और ममता बनर्जी की सरकार भी इसका अपवाद नहीं है। उनके राज्य में तो राज्यपालों तक को नहीं बख्शा गया। अभी हाल ही में एक घटना घटी थी संदेश खाली, जिसके खुलासे को बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। उस समय भी पूरे देश ने देखा कि राज्य सरकार ने आरोपी को बचाने के लिए किस हद तक जाकर कोशिश की थी, और उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही उसे गिरफ्तार करना संभव हो सका। अदरवाइज शायद वो गिरफ्तार भी नहीं होता। शारदा घोटाले से लेकर शिक्षक भर्ती घोटाले तक अरबों रुपए के अनगिनत घोटाले हो चुके हैं, और अनेक में सीबीआई और ईडी सक्रिय रही है। बहुत लोग गिरफ्तार हुए, करेंसी बरामद की गई, इसके बाद भी किसी के विरुद्ध बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमले तो आम बात है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में कई केंद्रीय मंत्रियों पर हमले हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा को अनुमति भी नहीं दी गई थी। आप सोच सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री की चुनावी सभा को अनुमति न मिले, कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही उन्हें अनुमति मिल सकी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को उतरने की भी अनुमति बहुत बार रोकी गई, नहीं दी गई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर जानलेवा हमला हुआ, और इसके बाद भी केंद्र सरकार एक्शन में नहीं आई, और पश्चिम बंगाल की सरकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये समझ में ना आने वाली बात है। केंद्र की जो सरकार अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों और अपने पार्टी के अध्यक्ष पर हुए हमले पर भी कोई कार्रवाई न कर सकती हो, वे आम आदमी की सुरक्षा के लिए कितना करेगी, क्या करेगी, इस पर बहुत संदेह है। पश्चिम बंगाल का इतिहास इतना रक्त-रंजित रहा है कि राज्य के विभाजन के बाद भी निष्पक्षता, निकृष्टता और भयावहता में कोई कमी नहीं आई। राज्य में प्रत्येक चुनाव में होने वाली हिंसा देश के विभाजन के समय हुई बीभत्स हिंसा की याद दिलाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय दलों की उपस्थिति के बावजूद भी हिंसा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की जनता को आश्वासन दिया था कि इस हिंसा से निजात दिलवाएंगे, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले से कहीं अधिक हिंसा हुई। भाजपा के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को चुन-चुन कर निशाना बनाया गया। हत्या, बलात्कार, लूट और आगजनी की अनगिनत घटनाएं हुई। भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं और दूसरे जो मतदाता थे, समर्थक थे, उनके साथ भी उस तरह की दरिंदगी की गई जैसी मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा भारत पर आक्रमण के समय की गई थी। आप समझ सकते हैं कि क्या-क्या किया गया होगा। जनता ने मोदी और अमित शाह से बहुत उम्मीदें लगाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और मतदाताओं का जिस बर्बरता से नरसंहार हुआ, उसने विभाजन की याद ताजा कर दी। जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, मतदाता और उनके समर्थक दूसरे राज्यों में पलायन कर गए। कितने लोग असम में रहे, आसपास के राज्यों में रहे। सबसे दुखद और आश्चर्यजनक बात यह रही कि मोदी और अमित शाह ने जनता को ही नहीं, अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी भगवान भरोसे छोड़ दिया। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में जमकर उत्पात मचाया और दहशत का माहौल बना दिया। लोग लुटते-पिटते रहे, मरते रहे, लेकिन केंद्र सरकार तमाशबीन बनी रही। लोगों ने स्पष्ट संदेश चला गया है कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं, मतदाताओं और समर्थकों की तृणमूल कांग्रेस के अराजक तत्वों से रक्षा नहीं कर सकती है। इसलिए बड़ी संख्या में विधायक, नेता, कार्यकर्ता जो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, वे एक बार फिर ममता बनर्जी से माफी मांगकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। बहुत से नेता साष्टांग दंडवत होते हुए, लेटते हुए तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों में पहुंचे। आप सोच सकते होंगे उनके मन मस्तिष्क में कितना दबाव होगा। ममता बनर्जी ने राज्यपाल के साथ-साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जितना अपमान किया, उतना स्वतंत्र भारत में शायद ही किसी ने किया हो। पुलिस महानिदेशक भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के विधिक आदेशों की अवहेलना करते रहे, और जो मुख्य सचिव थे, उनको प्रधानमंत्री की बैठक में जाना था, उनको निर्देश दिया गया कि आप नहीं जाएंगे। ऐसे अनेकों घटनाएं हुई। भ्रष्टाचार के एक मामले में एक पुलिस अधिकारी को
सीबीआई मुख्यालय जाना था। स्वयं मुख्यमंत्री धरना प्रदर्शन में शामिल हुई और उन्होंने सीबीआई का ऑफिस कलकत्ता में जो है उसको घेर लिया। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर जानलेवा हमले किए गए। इसके बाद राज्य पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के दिन ममता बनर्जी ने काला दिन मनाया और उनके घर की जो बत्तियां हैं वो बंद रहीं। केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई न करने में भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बनने की बात करने वाले लोग हैं काफी खुश हैं। और मोदी और अमित शाह की चुप्पी आज भी गूढ़ रहस्य बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और लगभग प्रतिदिन संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राज्य में जो स्थिति है उसमें राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। लेकिन मोदी सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने से डर रही है। कारण क्या है? लोगों के मन में बार बार प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन सा कारण है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा करने से असहाय बनाता है। लोकसभा में भाजपा का अपने दम पर जो बहुमत है समाप्त हो गया है और यह 240 सीटों पर सिमट गई। पश्चिम बंगाल जैसी परिस्थितियां जो हैं उनसे निपटने के लिए भाजपा अगर कोई भी साहस नहीं दिखा पाई है तो इसका कारण एक नहीं अनेक है। अब भाजपा के समस्त चुनौती है और कि इस जो हिंदूवादी काम है उनको करवा के कैसे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल लिया जाए, ये अभी भी चिंता की बात है। हमें सरकार से, नरेंद्र मोदी से जरूर पूछना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के साथ ऐसा क्यों?